गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है ये? इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉजिटिव चार्ज से चलकर निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है एक स्मूथ कर्व बनाते हुए। स्मूथ का मतलब कहीं भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, एक स्मूथ कर्व बनाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ पर टर्मिनेट होती है? नेगेटिव चार्ज पर। दूसरा, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या बताता है? वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक बार इसकी डेफिनेशन आप लोग जरा लिख लीजिए सबसे पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। राइट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस at a point of which if a tangent is drawn at a point of which if a tangent is drawn it always gives the direction of electric field at that point। मतलब सपोज दैट ये एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? निकलती हैं, यहां से ओरिजिनेट होती हैं। सारे डायरेक्शन में। और ये जब भी ओरिजिनेट होती है ये रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल में जो रेडियस की डायरेक्शन होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस वाली डायरेक्शन होती है यही होती है रेडियली। मतलब ये ऑलवेज क्या निकलेगी? अगर ये कोई सर्कल बनाया है तो ये हर एक लाइन इस सर्कल के सर्कमफेरेंस से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तभी ये इसके सेंटर से होकर जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। और अगर यही अगर हमने कोई निगेटिव चार्ज लिया है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है? टर्मिनेट होती है यहाँ पर। कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज। और कहां पर टर्मिनेट होती है? निगेटिव चार्ज पर, ठीक है। और यहां पर भी टर्मिनेट कैसे होती है? यहां पर नेगेटिव चार्ज पर इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड। यहां पर इनकी डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड और यहां होती है रेडियली इनवर्ड। क्लियर? तो ये कैसा होता है? ये एक स्मूथ कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? स्मूथ कर्व होता है। कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं जो कहां से जनरेट होती है? प्लस चार्ज से। और कहां पर टर्मिनेट होती है? माइनस चार्ज पर। और अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पूरे स्पेस में तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? दीज आर इमेजिनरी लाइंस on which at any point if a tangent is drawn the tangent will be in the direction of electric field. Please draw it. हो गया ड्रॉ? ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि ये कैसा होता है। एक चीज समझ में आप लोग ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज कैसी होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये कोई रियल लाइन नहीं होती, इनको इमेजिनरी ड्रॉ किया जाता है स्पेस में, ठीक है। ड्रॉ हो गया। चलिए, पहला हमें सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए, नोट डाल करके। फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड या और ओरिजिनेटेड। पहला पॉइंट नोट डाल के पहला पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नोट डाल के पहला पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
and terminates at negative charge. Electric field lines originate at positive charge and terminates at negative charge. The direction of electric field lines at the point of origination will be radially outward. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the direction of electric field lines at a positive charge will always be radially outward and for a negative charge it will always be radially inward. ओके, हो गया नोट डाउन, बना लिया ये, मैं इसे रब कर दे रहा हूं. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब ऐसा क्यों होता है, ये भी सुन लीजिए, समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है. ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं स्पेस पे है और उस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को आप चुन लीजिए और उस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट क्या बताएगा आपको, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. मैंने आपको बताया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. तो अगर कहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें मिल गई और हमसे पूछा गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया गया ABCD की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट. सपोज दैट स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जा रही है, एक सेगमेंट हमने लिया और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. क्या पूछ रहा है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए. तो आप क्या करेंगे, पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. तो ये जो टेंजेंट होगा यही क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. क्लियर? अब क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. क्लियर? क्यों नहीं करती, आप देखिए, मान लीजिए इसी P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इसका नाम दे दिया E1 और इसका नाम दे दिया E2. अब देखिए पॉइंट P पर एक टेंजेंट ये है, इसका नाम दे दिया टेंजेंट 1 T1 और यहाँ पर देखिए अगर इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ दो टेंजेंट हो जाएंगे टेंजेंट T2. ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर दो टेंजेंट हो गए, एक हो गया T1 एक हो गया T2. ये तब होगा जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या बताता है, टेंजेंट बताता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या बताता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अब देखिए इस P, चूंकि इंटरसेक्शन की वजह से पॉइंट P पर कितने टेंजेंट मिले, दो टेंजेंट मिले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई, दो. क्या ये पॉसिबल है, नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है. इस वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, आप लोगों ने बना लिया. अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर. थर्ड पॉइंट क्या स्टेट कर रहा है, ध्यान से सुनिए. थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होता है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता. मतलब दे नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता. क्लोज्ड लूप का मतलब क्या हो, क्लोज्ड लूप का मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो. जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल कैसा है, क्लोज्ड लूप. ये इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है. तो अगर कोई एक आदमी एक पाथ से चलना शुरू किया, एक पॉइंट से चलना शुरू किया,
किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ से होते हुए और वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो वो कैसा लूप कहलाएगा? क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मैग्नेट में कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से चलते हुए कहां तक जाती हैं? साउथ पोल तक, ठीक है। नॉर्थ पोल से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पर क्या होती है? टर्मिनेट होती है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये कहां जाती है? ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसा लूप बना रही है? ये क्लोज लूप बना रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसको नोट डाउन करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट ये एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक क्या है? ये माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस चार्ज पर जाकर के क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आया? यहां से क्या होगा? यहां से रेडियली आउटवर्ड जाएगी और नेगेटिव चार्ज पर आकर के क्या होगी? टर्मिनेट होगी। ठीक है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। अच्छा अब देखिए, चूंकि यहाँ पर ये कैसे ओरिजिनेट होगी? ये ओरिजिनेट होगी रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर किसी सरफेस से ये ओरिजिनेट होती हुई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रेडियली आउटवर्ड नहीं निकल रही है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से की गई है। ये मैं कभी आपको आगे बताऊंगा। ये चीज समझ में आई कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? चलिए चौथी प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? दे आर ए स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व का मतलब हुआ कि ये एक पॉइंट से चलना शुरू होंगी तो विदाउट ब्रेकिंग ये निगेटिव तक जाएगी। जैसे सपोज है अगर ये प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। ये फिगर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्लस से निकली है तो डायरेक्टली ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिंड्रेंस के ये डायरेक्टली कहां जाके टर्मिनेट होंगे? निगेटिव चार्ज पर। बीच में कहीं पर भी ये इस तरीके से टर्मिनेट नहीं होंगी। अगर ये इस तरीके से टर्मिनेट हो रही है तो ये कहलाती है रोग लाइंस। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ये कभी भी टर्मिनेट इस तरीके से नहीं होंगी। स्मूथ कर्व बनाएंगी, मतलब प्लस चार्ज से डायरेक्टली कहां तक जाएंगी? नेगेटिव चार्ज तक। ये प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म स्मूथ कर्व। नोट इट डाउन। आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। नोट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस doesn't exist inside a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा। जैसे सपोज दैट आपके घर में जो बिजली का वायर आता है ना, वायर तार कॉपर का, वो क्या है? वो एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर वायर है, सॉलिड कंडक्टर है। मान लीजिए यही आपका कॉपर वायर है, ठीक है। ये सॉलिड कंडक्टर है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके इनसाइड, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी।
अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मतलब इसको करते हैं जिसको कॉमन सेंस लगाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, मतलब वो एग्जिस्ट तो करती नहीं है, हमने उसको अपने मन से बनाया है, इमेजिनरी है, ये कोई भी रियल लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने अपनी सहूलियत के लिए, हमने चीजों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए बना दिया अपने मन से। ठीक, दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कहां से ओरिजिनेट होती हैं, प्लस चार्ज से, और कहां पर टर्मिनेट होती हैं, माइनस चार्ज पर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं एग्जिस्ट, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। उस केस में जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? कंडक्टर के एक्सटर्नल आउटर सरफेस पर आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में, इस चीज को समझ लिए कि चार्जेस भी कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस यानी इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। चार्ज ऑलवेज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लीज नोट डाउन कर दिया। चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि सपोज दैट दो चार्ज हमने लिए, एक है इसका मैग्नीट्यूड है Q और इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, इसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q, इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, और हमें ये पता है कि कैपिटल Q इज ग्रेटर देन स्मॉल q, मतलब मैग्नीट्यूड में ये चार्ज ज्यादा है। क्लियर? तो इस चार्ज से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज से जो निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये ग्रेटर होंगी किससे? इस वाले चार्ज से। मतलब कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इसका मतलब इसको ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द चार्ज। मतलब अगर कोई चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो उस चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर का मतलब क्या हुआ? देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है? ज्यादा है, 7 है। यहाँ कितनी है? 6 है। तो जाहिर सी बात है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इसका। जिस चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines associated to a charge is directly proportional to the magnitude of charge। वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द चार्ज होगा। चलिए आगे, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पढ़ा रहा था मैं आपको, तब आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की होती है। पहला होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो, ना इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए ना इसके डायरेक्शन में चेंज आए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि चाहे इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो कांस्टेंट नहीं हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक चेंज होता रहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। अब हम
अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पता करना हो कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बता रही है कि ये एसोसिएटेड है एक क्या नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बता रही है कि वो एसोसिएटेड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो आज हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट आप देखिए सेम है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है। और उनका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर 1 2 3 4 यहां पर शुरू हुई तो अंत में भी कितनी है? 4। अगर इनके ना ही इनके मैग्नीट्यूड ना ही दो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? कांस्टेंट है, यानी कि वो किसको बता रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रही है। फिर से समझिए इस चीज को कि सपोज दैट ये समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखिए इनिशियली ये कितनी है? 3 और फाइनली ये कितनी है? 3 और इनके बीच की डिस्टेंस भी थ्रू आउट क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? ये कैसे, ये किसका हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? देखिए इनिशियली यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट होंगी वो किसकी होंगी? नॉन यूनिफॉर्म की। क्लियर? ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए एक गिवन एरिया आपको दिया है। गिवन एरिया मतलब कोई भी यूनिट एरिया या गिवन एरिया ले लीजिए। मान लीजिए गिवन एरिया दिया है। इस गिवन एरिया से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। समझ लीजिए, इस गिवन एरिया से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। लिख लीजिए इसको, ये डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए एक और जगह, सपोज दैट ये यूनिफॉर्म का हो गया, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा और उधर बना देता हूँ, यहाँ साफ नहीं करना है इसको। मैं ये डायग्राम इधर बना देता हूँ, यहाँ साफ नहीं करना है। देखिए इसको लिख दिया पोजीशन नंबर 1, ये हो गया पोजीशन नंबर 2। यहाँ भी पोजीशन नंबर 1, यहाँ भी पोजीशन नंबर 2। अब देखिए
ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट एरिया को मैंने दो अलग अलग पोजीशन पर रखा। दोनों अलग अलग पोजीशन में इससे पास होने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5। यहाँ भी कितना जा रहा है 5 और यहाँ भी कितना जा रहा है 5। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसमें अलग अलग पोजीशन पर अगर हम कोई यूनिट एरिया रखें और उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में के नंबर में कोई अंतर ना आए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर से समझिए कि अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो अगर हम उस एरिया के अलग अलग पॉइंट पर दो यूनिट एरिया रखें और उनसे पास होने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनचेंज्ड हो, कांस्टेंट हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर पोजीशन 1 पे 1 2 3 4 5 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 5। यहाँ पर देखिए कितनी पास हो रही है, 1 2 3। यानी कि इन दो पोजीशन में इस यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ में आया? तो किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे हम यूनिट एरिया रख करके। अगर अलग अलग पोजीशन पर यूनिट एरिया रखा और उस यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनचेंज्ड है तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर उस यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये डायग्राम है। ठीक, तो ये हो गया, मुझे समझ में आ गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एक बात कहता है कि स्ट्रेंथ मतलब क्या, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ का मतलब सिंपली ये समझिए मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ताकतवर होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे दिखाएंगे, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब किसी एरिया किसी रीजन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो वहां पर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइंस कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। इसको ये वाला हमने यहाँ पर एक एरिया बनाया, ये हुआ एरिया नंबर ए, ये हुआ एरिया नंबर बी और ये हुआ एरिया नंबर सी। अब आपसे पूछ रहा है कि किस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसमें क्या है, ज्यादा है। तो आप देखिए 1 2 3 4, ए से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, 4, बी से 2 और सी से 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एट ए किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, और ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a given area is directly proportional to the electric field strength at that point। किसी भी पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होंगी, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर क्लियरली देखिए, यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितना है 2। तो अगर इसका रेशियो में निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का रेशियो सिंपली आएगा 1:2 का। क्लियर, समझ में आ गया? ये है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, कल हम इसके आगे बात करेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। गॉस लॉ जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो कल से शायद हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल से हम लोग गॉस लॉ में इंटर कर जाएंगे। आप लोग इस चीज को, इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, इसको समझ लीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।